नमस्कार। इंद्रधनुषी संस्कृति में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रियमरा। हमारा देश विभिन्न संस्कृतियों का एक सुंदर कोलाज है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बात करेंगे कला, साहित्य और संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों की। सबसे पहले बात अपने विरासत की। रिमझिम फुहारों में रंग बिरंगे फूलों के बीच भ्रमण का एक अलग ही आनंद है। मॉनसून के इस मौसम में अमृत उद्यान की खूबसूरती को देखने, महसूस करने का एक अलग सुख है। यही कारण है कि इसे एक बार फिर से 16 अगस्त से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। अब तक के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब अमृत उद्यान को मॉनसून के दौरान आम लोगों के लिए खोला गया है। इससे एक बार फिर आम जनता इस उद्यान की हरियाली और फूलों की संगत का आनंद उठा पा रही है। सितार की धुन पर नाचते फव्वारे को देख कदम अनायास ठिठक जाते हैं। हालांकि फरवरी मार्च वाले फूलों की कमी खलती है, किंतु मानसून की अपनी खूबसूरती है। इससे पहले इस वर्ष 29 जनवरी से 31 मार्च तक यह उद्यान आम लोगों के लिए खोला गया था। उस दौरान 10 लाख लोगों ने उद्यान में लगे मोहक और खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों का आनंद उठाया था। 14 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अमृत उद्यान उत्सव 2 का उद्घाटन किया। यह 16 अगस्त से 17 सितंबर तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा। पाँच सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर यह उद्यान खास तौर पर शिक्षकों के लिए खुला रहेगा। तब किसी भी इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी के शिक्षक या फैकल्टी अंदर जा सकेंगे। इसके लिए उन्हें शिक्षकों के आईडी कार्ड की जरूरत पड़ेगी। हर बार की तरह इस बार भी यह उद्यान सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में घूमने के लिए प्रवेश नॉर्थ एवेन्यू के पास राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 से होगी, जहां सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक प्रवेश मिल सकता है, जबकि 5 बजे तक उद्यान घूमा जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन टिकट बुक किया जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन में लगी कियोस्क मशीन से भी टिकट ले सकते हैं। ये पूरा उद्यान 15 एकड़ में फैला हुआ है। पहले इस उद्यान को आम लोगों के लिए साल में सिर्फ एक बार खोला जाता था। ये पहली बार है जब साल में इसे दूसरी बार खोला गया है। यह उद्यान 17 सितंबर तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा। हमें गर्व है अपनी विरासत पर और अब बारी है कला से जुड़े कार्यक्रमों की। कवियों की कल्पना का एक अहम हिस्सा है चांद। कवि, लेखक, साहित्यकार, गीतकार चांद को हर बार अलग अलग रंग रूप में ढालते रहे हैं। कभी चांद नन्हा बालक बन जाता है तो कभी प्रेम का प्रतीक। रोते बच्चों के लिए चांद मामा बन जाता है, तो वहीं लोक कथाओं में चांद पर सूत काटती बुढ़िया की कहानी लोगों को खूब लुभाती है। चांद सिर्फ कवियों और कथाकारों का ही पसंदीदा आकाशीय पिंड नहीं, बल्कि यह चित्रकारों को भी खूब लुभाता है। उनकी कल्पनाओं को नया आकार देता है।
आइए आज हम आपको एक ऐसी ही प्रदर्शनी में लिए चलते हैं जहां हर कैनवास में एक अलग चांद नजर आ रहा है। होमेज टू मून नाम से यह प्रदर्शनी त्रिवेणी कला संगम के त्रिवेणी गैलरी में आयोजित है। इसे अपनी कल्पना से कैनवास पर उतारने वाले कलाकार हैं नरेंद्र नागदेव। तो चांद मुझे हमेशा से एक फैसिनेट करता रहा है और अति यथार्थवादी थीम के साथ में चांद को रिलेट करना मेरे लिए एक सुखद अनुभव होता रहा है हमेशा। इसीलिए मैं चांद को लेकर कुछ ना कुछ कंपोज करता रहा। वैसे तो मैं कलाकार हूँ और हर एक चित्र कलाकार को अपना पसंद आता ही है, लेकिन अगर आप विशेष रूप से पूछें तो इसमें एक पेंटिंग है गुड मॉर्निंग शीर्षक से। वो मुझे विशेष रूप से अच्छा इसलिए लगता है कि उसमें चांद को एक पर्दे के रूप में मैंने बताया है और रात ख़त्म होने के बाद जैसे पर्दा हम एक तरफ स्लाइड कर देते हैं, उस तरह से वो चांद को स्लाइड कर दिया है और पीछे से सूरज को उदित होता हुआ बताया गया है। तो वो गुड मॉर्निंग शीर्षक से वो एक उसके थीम के सिंप्लिसिटी के कारण मुझे शायद वो ज़्यादा अपील करता है। चांद को देखता स्फिंक्स या फिर बादशाह की गुलाब में चांद, बच्चों के खिलौनों में चांद या फिर स्त्रियों की छाया में चांद, ऐसी कल्पना एक संजीदा कलाकार ही कर सकता है। इससे पहले भी नरेंद्र नागदेव के चित्रों की एकल प्रदर्शनी कई बार लगाई जा चुकी है। वह हर बार अलग कंपोजिशन और रंगों के साथ आते हैं और उनके अद्भुत प्रयोग से दर्शकों को हैरत में डाल जाते हैं। मिनिएचर पेंटिंग्स में कई बार देखता था कि वो जो बादशाह और रानियों वगैरह के बेगमों के पेंटिंग्स बनाते थे मुगल शैली राजपूत शैली में, उसमें चांद को वो पीछे प्रोजेक्ट तो करते थे पर वो एक रियलिस्टिक थीम के रूप में प्रोजेक्ट करते थे। मैं उसी को थोड़ा सा एक अलग हटकर, और जैसे वो राजा गुलाब देखता रहे सूंघता रहता है, मैंने उस गुलाब के अंदर चांद को प्रोजेक्ट कर दिया। तो उसी थीम को लेकिन मैंने एक नए धरातल के साथ प्रोजेक्ट किया। चंद्रयान के चांद तक पहुंचने पर कलाकारों की कल्पना क्या कहती है, इस सवाल के जवाब में नागदेव जी का उत्तर दिलचस्प था। देखिए, ये सचमुच एक बहुत सुखद संयोग है कि मैं होमेज टू मून का यहाँ शो लगा रहा हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि ये एक कलाकार कम्युनिटी की तरफ से साइंटिस्ट कम्युनिटी को बधाई है मेरे प्रदर्शन। चांद पर आधारित यह प्रदर्शनी 22 अगस्त से 28 अगस्त तक त्रिवेणी गैलरी में लगाई गई है। रफ्तार भरी जिंदगी में कुछ क्षण ठहरकर इस प्रदर्शनी का आनंद लिया जा सकता है। चौबीस अगस्त की शाम पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग स्थित बाल योगी ऑडिटोरियम में देर तक खिलखिलाहट गूंजती रही। अवसर था हास्य कवि सम्मेलन का। इस कार्यक्रम का आयोजन लोकसभा कर्मचारी संघ ने किया था। कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य को हास्य की खुराक देने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत चिराग जैन की हास्य कविताओं के साथ हुई, जिसने लोगों को ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया। कन्या एक कुंवारी थी, छू लो तो चिंगारी थी, वैसे तेज कटारी थी लेकिन मन की प्यारी थी। सखियों से बतियाती थी, लड़कों से घबराती थी, मुझसे कुछ शर्माती थी, बस से कॉलेज आती थी। अंतर्मन डिस्क्लोज किया, एक दिन उसे प्रपोज किया, पहले वो नाराज हुई, तबीयत सी नासाज हुई, फिर बोली ये ठीक नहीं, अपनी ऐसी लीक नहीं, लिखने पढ़ने के दिन हैं, आगे बढ़ने के दिन हैं, ये बातें फिर कर लेंगे, इश्क मोहब्बत पढ़ लेंगे, अभी न मन को हीट करो, एमए तो कंप्लीट करो। पहला टास्क है ये, अभी न मन को हीट करो, एमए तो कंप्लीट करो। उसने यूं रिस्पॉन्ड किया, प्रोपोजल पोस्टपोन्ड किया, हमसे हिम्मत नहीं हरी, मन में ऊर्जा नहीं भरी, रात रात भर पढ़ पढ़ के, नई इबारत गढ़ गढ़ के, ऐसा सबको शौक दिया, मैंने कॉलेज टॉप किया। मनीषा शुक्ला ने प्रेम कविताओं की प्रस्तुति से समा बांध दिया, तो वहीं कविताओं में हास्य और ठिठोली की उपस्थिति ने दर्शकों को गुदगुदाया भी। इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान सीता सती सावित्री का देश रहा है।
इस देश में महिलाएं अगर अपनी पर आ जाएं तो यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ले आती हैं, ताकि जीवन भर आराम से उसके प्राण पी सके। यह हमारा अधिकार क्षेत्र है, इसमें किसी देवता की उपस्थिति भी हमें स्वीकार नहीं। अपना काम हम खुद करना जानते हैं। हम प्रेम करते हैं तो कैसे करते हैं, सुनिएगा। हम ही राहें बनाते हैं, हम ही दुश्वार करते हैं, सब हमारा काम है, आप तो बस देखिए। हम ही राहें बनाते हैं, हम ही दुश्वार करते हैं, सजा भी जानते हैं पर खता हर बार करते हैं। किसी से प्यार करते हैं तो उस पर जान देते हैं, किसी से प्यार करते हैं तो उस पर जान देते हैं। किसी की जान लेनी हो तो उसको प्यार करते हैं। बहुत अच्छे। सुप्रसिद्ध हास्य कवि अरुण जैमिनी के हर शब्द लोगों को ठहाके लगाने पर मजबूर कर दे रहे थे। उनके चुटीले व्यंग्य ने भी दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। अगले दिन लाठी खड़खड़ाता हुआ प्रेमी आया लंगड़ाता हुआ, प्रेमिका देखकर मुस्कुराई, बोली आज तो बहुत लहरा रहा से। मन लगे माँ से हमारे ब्याह की बात करके आ रहा से। प्रेमी बोला हाँ मैंने माँ से बात करी थी, पर के करूँ, माँ ने बापू से बात कर ली और बापू ने 2-4 पहलवानों से बात कर ली, और उन्होंने 10 मिनट में मेरी ये हालत कर दी कि माँ ने लाठी मेरे हाथ में धर दी। मना लगा यही गुल तेरे घर में भी खिलेंगे। प्रेमिका बोली फिर तो टीला भी छोड़, अगली बार अस्पताल में ही मिलेंगे। फिर तो टीला भी छोड़, अगली बार अस्पताल में ही मिलेंगे, क्योंकि मेरा भाई भी तेरे से बात करेगा। प्रेम कथा और परवान चढ़ी, कुछ इस तरह से आगे बढ़ी। प्लास्टर चढ़े थे पांव पे, पट्टी ललाट पे, दोनों पड़े थे अस्पताल की टूटी खाट पे। आगे के दृश्य घनघोर प्रेम से भरपूर रहे थे। एक एक आंख में पट्टी बंधी थी, फिर भी एक दूसरे को घूर रहे थे। लड़के की माँ बोली ये तो ना मानना है, तम ही मान जाओ, ये तो पता नहीं क्या कर जाएंगे, जो ईब भी बाज नहीं आ रहे, इन्हें दूर मत करो, ये बालक मर जाएंगे। आए हाय, वाह 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 वाह। इन्हें दूर मत करो, ये बालक मर जाएंगे। लड़की के रिश्तेदार बोले ये कलेश फटाफट निपटाओ। कलेश? अच्छा, ब्याह को कलेश हरियाणा में कह सकें? बोले ये कलेश फटाफट निपटाओ, चलो बाहर ना आओ, खत्म करें इनका राग, बाहर चौकीदार ताप रहा से आग, इन दोनों आके वहीं फेरे करवाओ। हम अपनी छोरी ने ठा रहे हैं, तुम अपना छोरा ठाओ। अब उनकी शादी का आंखों देखा हाल दिखाता हूं, फेरे किस तरह पड़े बताता हूं। कविता का अंतिम दृश्य है, फेरे किस तरह पड़े बताता हूं। ध्यान से सुनो कहानी उस रोज की, दोनों के मामाओं ने पकड़ रखी थी बोतल ग्लूकोज की। औरतें शनिचर के दिन मंगल गीत गाने के लिए हो गई इकट्ठी। गठजोड़ की जगह आपस में बांधी दोनों की पट्टी। चौकीदार दूर खड़ा ठंड से कांपता हुआ बड़बड़ा रहा था, और एक रिश्तेदार बड़बड़ाहट के बीच बीच में स्वाहा बोलता जा रहा था। दूल्हा दुल्हन भी बिल्कुल नहीं शर्माए, दोनों एक एक टांग से फेरे ले रहे थे, इसलिए 7 की जगह 14 चक्कर लगाए। इस तरह दोनों को जिंदगी भर की जेल हो गई, और ये प्रेम कहानी भी अन्य प्रेम कहानियों की तरह फेल हो गई। बहुत अच्छी, और ये वाह, प्रेम वाह, कहानी वाह। भी अन्य प्रेम कहानियों की तरह फेल। कार्यक्रम के अंत तक डटे रहे दर्शकों की भीड़ बता रही थी कि इस कार्यक्रम को लोगों ने खूब पसंद किया। हास्य व्यंग्य से सराबोर कविताओं की इस महफिल ने कुछ देर के लिए ही सही देखने वालों के काम के तनाव को तो कम किया ही। हमारा देश विभिन्न संस्कृतियों के मेल से बना है। हर क्षेत्र की अपनी विशेषता है, अपनी खासियत है, अपने लोक पर्व हैं, लोक त्योहार हैं। तो आज इस सेगमेंट में जानते हैं केरल के राजकीय पर्व ओणम के बारे में।
पुक्कलम यानी रंग बिरंगे फूलों से सजी रंगोली, रंग बिरंगी रोशनी में नहाई शहर की साफ सुथरी गलियां, लोक नृत्य और पारंपरिक पोशाकों में सजे बच्चे। ओणम के अवसर पर केरल में यह दृश्य आम है। केरल का राजकीय पर्व है ओणम, जो गुजरते समय के साथ क्षेत्रीय पहचान से ऊपर उठकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना चुका है। आमतौर पर ओणम का त्योहार 10 दिनों तक मनाया जाता है। इसके पहले दिन अंथम होता है। इस दिन से ओणम की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। घर में साफ सफाई होने लगती है, बाजार सजने लगते हैं, चारों तरफ त्योहार का माहौल बन जाता है। पुक्कलम यानी फूलों की रंगोली बनाई जाने लगती है। यह रंगोली पहले दिन से 10वें दिन तक हर रोज बनाई जाती है। 10 दिवसीय इस त्योहार की शुरुआत केरल के कैलेंडर के पहले महीने चिंगम से होती है। चिंगम महीना 15 या 16 अगस्त से प्रारंभ होकर 15 या 16 सितंबर तक का माना जाता है। ओणम केरल का राजकीय त्योहार है। अंथम से शुरू होकर यह त्योहार थिरुवोनम तक चलता है। यह त्योहार एकता की मिसाल है। इसे हर जाति धर्म से परे होकर सभी केरल वासी मिलकर मनाते हैं। कार्किडकम के मुश्किल महीने के बाद चिंगम आता है, जो किसानों में एक नए उत्साह का संचार करता है, एक नई आशा प्रदान करता है। ओणम को फसल उत्सव भी माना जाता है। इस त्योहार के दौरान केरल आने वाले पर्यटकों को राज्य की संस्कृति को नजदीक से जानने का अवसर मिलता है। नौका दौड़, ओनासाध्या, अथचामयम, पुलिकाली, कुमट्टिकाली, थुम्बी थुल्लल और ओणम सद्या के साथ यह त्योहार कलात्मक और सांस्कृतिक विविधता प्रदर्शित करता है। इस त्योहार के साथ अनेक कथाएं जुड़ी हैं। किंवदंती है कि केरल के लोकप्रिय राजा महाबली पाताल लोक से स्वर्गारोहण के बाद थिरुवोनम के दिन अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। भगवान विष्णु के भक्त महाबली विरोचन के पुत्र और प्रहलाद के पोते थे। वह एक धर्मात्मा और परोपकारी व्यक्ति थे और अपनी सभी प्रजा के साथ समान व्यवहार करते थे। एक बार भगवान विष्णु उनकी परीक्षा लेने के समय वामन अवतार में महाबली के पास गए। उस समय महाबली भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए यज्ञ कर रहे थे। गरीब ब्राह्मण लड़के को देखकर महाबली ने पूछा कि वह क्या चाहता है। लड़के ने उत्तर दिया कि उसे 3 कदम भूमि चाहिए। महाबली ने उसे आम बालक समझ उसकी इच्छा मान ली। वामन अवतार में विष्णु ने पहले 2 कदमों में पृथ्वी सहित पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। तब महाबली को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे। यह देखकर कि अब कोई भूमि नहीं बची है, महाबली ने बालक के सामने झुककर अगले कदम के लिए अपना सिर अर्पित कर दिया। राजा की भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने महाबली को आशीर्वाद दिया और उन्हें हर साल एक बार अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति के साथ पथला या पाताल लोक भेज दिया। माना जाता है कि जिस स्थान पर यह घटना घटी थी उसे त्रिकालकारा नाम दिया गया था, जिसे बाद में बदलकर त्रिकाकारा कर दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि यह घटना चिंगम के महीने में थिरुवोनम के नक्षत्र में घटित हुई थी और तब से हर साल ओणम के 10 दिनों के दौरान केरल के लोग उत्सुकता से अपने प्रिय राजा का इंतजार करते हैं। लोकगीत मावेली नाडु वनेदुम कलाम में वर्णित महाबली के बलिदान की कहानी भी ओणम से जुड़ी हुई है। भले ही ओणम से संबंधित महाबली की कहानी सबसे अधिक प्रचलित हो, लेकिन इससे जुड़ी अन्य लोक कथाएं भी हैं। एक और मिथक है जो परशुराम को ओणम से जोड़ता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान परशुराम ने अपने फरसे को फेंककर भूमि का निर्माण किया, जिसे केरल के नाम से जाना गया। उन दिनों को नए साल के रूप में चिन्हित करके केरल के निर्माण का जश्न ओणम त्योहार के रूप में मनाया जाता है। ओणम त्योहार के उत्सव में चुंदन वल्लम नावों की दौड़ खास महत्व रखती है। चुंदन वल्लम
100 से 120 फुट लंबी नावें हैं जो प्राचीन समय में लोगों के साथ साथ युद्ध उपकरण ढोने के काम आती थी। नावें मजबूत लकड़ियों से बनी होती हैं, जिन्हें अंजलि थड़ी के नाम से जाना जाता है, जो भारी वजन ले जाने में भी सक्षम है। नौका दौड़ के पीछे कुछ पौराणिक कथाएं भी विद्यमान हैं, जो भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई हैं। कहते हैं कि एक ब्राह्मण भगवान कृष्ण का अटूट भक्त था। उनके नाम पर वह प्रत्येक दिन एक गरीब को भोजन कराता था। एक बार वह अपने इस दैनिक अनुष्ठान को पूरा करने के लिए किसी गरीब की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन कोई गरीब उससे खाना लेने नहीं आया। ब्राह्मण चिंतित हो गया और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। कुछ देर बाद एक छोटा लड़का उनके पास आया और उसने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद लड़का गायब हो गया और अरनमुला मंदिर में दिखाई दिया। तब ब्राह्मण को एहसास हुआ कि वह कोई आम बालक नहीं बल्कि भगवान कृष्ण थे। इस घटना की याद में वह नावों से मंदिर में भोजन लाने लगे। तब से यह एक परंपरा बन गई। चंदन वल्लम सांपों की तरह चलते हैं और पानी के माध्यम से तेजी से यात्रा करने में सक्षम है। इसके आकार और गति के कारण इसे सर्प नाव नाम दिया गया है। सर्प नौका दौड़ में हर साल विभिन्न क्षेत्रों की नावें शामिल होती हैं। ये राज्य के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है। और अब कुछ उम्दा कलाकारों की यादों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमरांव में हुआ था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन के सिरमौर माने जाते हैं। शहनाई वादन की परंपरा उन्हें विरासत में मिली थी। उनका परिवार 5 पीढ़ियों से शहनाई वादन से जुड़ा रहा है। बिस्मिल्लाह खां को उनके चाचा अली बख्श विलायतू ने संगीत की शिक्षा दी, जो बनारस के विश्वनाथ मंदिर में अधिकृत शहनाई वादक थे। भारत की आजादी और बिस्मिल्लाह खां की शहनाई का भी खास रिश्ता रहा है। 1947 में आजादी की पूर्व संध्या पर जब लाल किले पर देश का झंडा फहराया गया, उस दौरान उन्होंने वहां शहनाई बजाई। बिस्मिल्लाह खां ने देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपनी शहनाई की गूंज से लोगों को मोहित किया। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, तानसेन पुरस्कार से नवाजा गया और 2001 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 21 अगस्त 2006 को 90 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह खां ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। विष्णु दिगंबर पलुस्कर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में एक विशिष्ट प्रतिभा थे। उन्होंने भारतीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका जन्म 18 अगस्त 1872 को बम्बई प्रेसिडेंसी के कुरुंदवाड़ में हुआ था। उन्हें बचपन से ही घर में संगीत का माहौल मिला। उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने 3 खंडों में संगीत बालबोध नामक पुस्तक लिखी और 18 खंडों में रागों की स्वर लिपियों को संग्रहित किया। इसके अलावा भी पंडित पलुस्कर ने अनेक पुस्तकों की रचना की। विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में महात्मा गांधी की सभाओं सहित विभिन्न मंचों पर रामधुन गाकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाया। उसी दौरान उन्होंने लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना कर भारतीय संगीत को एक विशिष्ट स्थान दिया। उन्होंने अपने समय की तमाम धुनों की स्वर लिपियों को संग्रहित कर एक महत्वपूर्ण कार्य किया। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इस पुरोधा का निधन 21 अगस्त 1931 को हो गया।
नारायण श्रीधर बेंद्रे का जन्म 21 अगस्त 1910 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। कला की प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने राजकीय कला विद्यालय इंदौर से प्राप्त की और उच्च शिक्षा 1933 में गवर्नमेंट डिप्लोमा बम्बई से प्राप्त की। पर्यटन की अभिरुचि के कारण उन्होंने अनेक यात्राएं की और इन यात्रा दृश्यों को अपनी कलाकृतियों के माध्यम से भिन्न भिन्न शैलियों में ढालकर प्रस्तुत किया। 18 फरवरी 1992 को नारायण श्रीधर बेंद्रे का निधन हो गया। मुकेश चंद माथुर हिंदी सिनेमा के जाने माने पार्श्व गायक रहे हैं, जो मुकेश के नाम से लोकप्रिय हैं। इनका जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था। 10वीं तक शिक्षा पाने के बाद मुकेश PWD दिल्ली में असिस्टेंट सर्वेयर की नौकरी करने लगे। वह अपने दोस्तों को KL सहगल के गीत सुनाया करते थे। बाद में वह मुंबई आ गए और देखते ही देखते अपनी आवाज से करोड़ों दिलों में एक अलग पहचान बना ली। 27 अगस्त 1976 को मुकेश का निधन दिल का दौरा पड़ने के कारण हो गया, पर उनके गीत कालजयी हैं। ऋषिकेश मुखर्जी फिल्म उद्योग का जाना पहचाना नाम है। 3 सितंबर 1922 को कोलकाता में जन्मे ऋषिकेश मुखर्जी फिल्मों में आने से पूर्व गणित और विज्ञान का अध्यापन करते थे। फिल्म निर्माण के संस्कार उन्हें कोलकाता के न्यू थिएटर से मिले। उनकी प्रतिभा को सही आकार देने में प्रसिद्ध निर्देशक बिमल रॉय का भी बड़ा हाथ है। ऋषिकेश मुखर्जी ने 1951 में फिल्म 2 बीघा जमीन फिल्म में बिमल रॉय के सहायक के रूप में अपना करियर शुरू किया था। उनके साथ 6 साल तक काम करने के बाद उन्होंने 1957 में मुसाफिर फिल्म से अपने निर्देशन के करियर की शुरुआत की। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन तो नहीं किया, लेकिन राज कपूर को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने अपनी अगली फिल्म अनाड़ी उनके साथ बनाई। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म निर्माण की प्रतिभा का लोहा समीक्षकों ने उनकी दूसरी फिल्म अनाड़ी से ही मान लिया था। उन्होंने ऑफ बीट फिल्मों का भी निर्देशन किया। अपने 4 दशक के फिल्मी जीवन में ऋषिकेश मुखर्जी ने हमेशा कुछ नया करने का प्रयास किया। उन्होंने टेलीविजन के लिए भी धारावाहिक बनाए। 27 अगस्त 2006 को हिंदी फिल्मों के इस लोकप्रिय फिल्मकार ने इस संसार रूपी चित्रपट को अलविदा कह दिया।